नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान और अनसॉल्व पेपर। तो देखिए, अनसॉल्व पेपर हमारे पास सन 2017 का अनसॉल्व पेपर सेट नंबर 1 है, 01 यानी QWID। और इस अनसॉल्व पेपर का क्वेश्चन नंबर खंड का ये हमारे पास अग्रवाल प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर है और इस अनसॉल्व पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों, क्लास को शेयर करिए और लाइक भी करिए। तो देखिए, खंड आ में पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.011 मिलीग्राम इंटू द्रव्यमान के एक तेल की बूंद को संतुलित करने के लिए कितने विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होगी। तो देखिए, सबसे पहले 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश Q बराबर 3 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो देखिए, Q बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर, यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। तो E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होगा कूलाम। यहाँ हो जाएगा 16, तो यहाँ 48 यानी 10 की पावर -19 कूलाम। यहाँ पर समझिए। और तेल की बूंद का द्रव्यमान, तेल की बूंद का द्रव्यमान, तेल की बूंद का द्रव्यमान कितना दिया? तेल की बूंद का द्रव्यमान m बराबर दिया है 0.001 मिलीग्राम। बच्चों, जब मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो 10 की पावर -6 का गुणा करते हैं। मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10 की पावर -6 का गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए, एक बात समझिए, अगर हमें दशमलव हटाना है तो जितने अंक पर दशमलव होता है वो 10 की पावर माइनस में चलता है। 1 2 3 अंक पे दशमलव है तो इसको 1 इंटू 10 की पावर -3 लिख देंगे। 10 की पावर -6 kg, इधर समझिए, ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -9 kg। ये हमारा द्रव्यमान आ गया। तो बात समझिए, तेल की बूंद के संतुलन की अवस्था के लिए ये देखिए, तेल की एक बूंद है, इसमें एक बल नीचे की ओर लगेगा गुरुत्वीय त्वरण के कारण, जो लगेगा mg, है ना, और एक बल ऊपर की ओर लगेगा विद्युत क्षेत्र के कारण, F बराबर लगेगा QE। एक बल F बराबर mg नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण के कारण लगेगा और एक बल विद्युत क्षेत्र के कारण ऊपर लगेगा, F बराबर QE। तो संतुलन की स्थिति के लिए, संतुलन की स्थिति के लिए देखिए, स्थिति के लिए क्या होता है, QE बराबर होगा mg। क्या होगा? QE बराबर होगा mg। हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना, E बराबर, और बच्चों यहाँ पर आप G का मान लेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विद्युत त्वरण होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। G का मान है, ये किसका मान है? G का मान है, ये आपके विद्युत त्वरण G का मान है। तो देखिए, यहाँ से E बराबर निकालना है तो mg अपान क्या हो जाएगा, Q। m का मान है 1 इंटू 10 की पावर -9, G का मान 9.8 और यहाँ हो जाएगा Q का मान कितना है, 4.8 इंटू 10 की पावर -19। देखिए, ये हमारे पास है, दशमलव से दशमलव को काट देंगे। यहाँ हमारे पास बचा 98/48, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -9 और 10 की पावर +19। बच्चों, हमारे पास हो जाएगा 98 दूना 96, हासिल बचा 2, है ना, दशमलव लगाया तो 0 बढ़ा तो 20 हो गया, जी भाग ने खाई बिंदी तो 200 हो गया। 200 में जब 48 का भाग दोगे तो 4 बार जाएगा, 196 होगा। तो हमारे पास आया 2.04 इंटू 19 से 9 चला गया कितना, 10 वोल्ट मीटर। क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। इसलिए हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन को ऐसे लगाएंगे, इस प्रकार से लगाएंगे। हमारे पास इसको समझने का तरीका यह है, हमारा सूत्र जब वस्तु संतुलन की अवस्था में होती है तो एक विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर कार्य कर रहा है और यहाँ mg QE बराबर mg होता है। क्या सूत्र होता है? QE बराबर mg होता है। बच्चों अगर क्वेश्चन को समझ में आया तो लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, क्लास को शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है खा नंबर पहले का खा। क्वेश्चन कह रहा है आवेश का खोखला गोला, आवेश का खोखला गोला आवेश का खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। देखो एक आवेश का खोखला गोला है, वो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आवेश का खोखला गोला है, वो कहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। ये देखिए हमारे पास आवेश का एक खोखला गोला है, तो ये कहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न करता है। तो बच्चों समझिए, जो आवेश का खोखला गोला है वो पृष्ठ पर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और पृष्ठ के बाहर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। कहां नहीं उत्पन्न करता है? गोले के अंदर। तो हमारा आंसर क्या है कि गोले के अंदर किसी भी आंतरिक बिंदु पर गोले के अंदर याद रखेंगे, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। कहां नहीं उत्पन्न होता है बच्चों? याद रखोगे, कहां नहीं विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है? गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। हमारे पास क्वेश्चन है आवेश का खोखला गोला विद्युत क्षेत्र कहां उत्पन्न नहीं करता, तो कहां नहीं उत्पन्न करता? गोले के अंदर उत्पन्न नहीं करता। अब क्वेश्चन ये भी होता है, तो ये उत्पन्न कहां करता है? गोले के पृष्ठ पर किसी भी बिंदु पर उत्पन्न कर सकता है। पृष्ठ के बाहर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। पृष्ठ के बाहर भी हो सकता है, पृष्ठ के अंदर नहीं होता, पृष्ठ पर भी हो सकता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। इस क्वेश्चन का आंसर यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शनल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग नंबर क्वेश्चन है। एक LCR परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं कला में संबंध होगा। लगाए गए विभवांतर एवं कला में संबंध होगा। कला में संबंध होगा। देखो एक हमारे पास LCR सर्किट है। कैसा सर्किट है? एक हमारे पास LCR सर्किट है, ऐसा सर्किट है। यहाँ पर हमारे पास एक R प्रतिरोध लगा है और यहाँ पर L प्रतिरोध लगा है और यहाँ पर ये C प्रतिरोध लगा है।
LCR ये एक सर्किट है, LCR यहाँ पर बैटरी जोड़ दी प्लस माइनस, ये LCR एक सर्किट है बच्चों। हमारे पास इस क्वेश्चन को देखते हैं। LCR ये L, ये नहीं, ये R होगा, है ना, ये L होगा, ये C है ना, ये R होगा, LCR एक सर्किट है। अगर हम देखें कि ये हमारा प्रेरकी प्रतिघात होता है, ये संधारित्र होता है, ठीक है, और ये प्रतिरोध होता है, इसका प्रतिरोध XL होता है, इसका XC होता है, इसका R ही होता है, इसका विभव V होता है, इसका VL होता है, और इसका क्या होता है, VC होता है, इसका विभव VC होता है। तो यहाँ पर देखिए उसने क्वेश्चन में कहा है कि एक LCR परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। किस धारा स्रोत से जोड़ा जाता है? प्रत्यावर्ती, बैटरी से नहीं जोड़ा जाता। एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का ये प्रतीक है, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं कला में संबंध होता। बच्चों हमें पता है चूंकि अनुनाद की स्थिति में, किस स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में जो XL होता है प्रेरकी प्रतिघात वो XC के बराबर होता है। जो XL होता है वो XC के बराबर होता है। किस स्थिति में? अनुनाद की स्थिति में। अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पर इसका आरेख है, फ्रेजर आरेख, इसका फ्रेजर आरेख है, फ्रेजर आरेख, तो वो ऐसा होता है फ्रेजर आरेख। देखिए हमारा जो ये होता है, देखिए ये हमारा धारा I होता है, ये धारा यहाँ पर विभव V होता है, और देखिए जो प्रतिरोध होता है इसके समांतर होता है, यहाँ पर धारा I, और यहाँ पर जो ये प्रतिरोध होता है इसका विभव V यहाँ पर होता है। ये देखिए जो धारा के जो XL है वो धारा के अग्रगामी 90 अंश पर होता है ना, और XC धारा के कैसा होता है? पश्चगामी, वो भी 90 अंश में होता है। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं, XL और XC, तो क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, विभव V बराबर क्या होता है? IR। चूंकि हमें पता है VL बराबर होगा क्या? IXL होगा। क्या होगा? IXL होगा। VL बराबर क्या होगा? IXL होगा। और VC बराबर भी क्या होगा? VC बराबर होगा IXC होगा। और चूंकि XL बराबर XC है तो यहाँ पर देखिए XL, यहाँ पर XL की जगह क्या लिख देंगे? XC। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? VL और VL, और क्या हो जाएगा? IXL की जगह क्या रख देंगे? XC। अब समीकरण 3 हो गया, तो देखिए समीकरण 2 और 3 से यहाँ पर क्या हो जाएगा? BC बराबर VL हो जाएगा। यहाँ कह सकते हैं BC माइनस BL इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। यानी इनका जो प्रतिरोध है वो कैसा है? 0 है। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि इनका विभवांतर और कला में, यानी जो धारा है, धारा कॉमन है, इसका आंसर कितना होगा बच्चों? 0। इसमें पूछ रहा है कि LCR परिपथ को धारा स्रोत से जोड़ा गया, अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं कला में संबंध। अब देखो यहाँ पर जो विभवांतर और कला में संबंध, विभवांतर कितना आया? 0 आया, और 0 धारा का गुणा किसी भी कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ विभवांतर और कला में संबंध क्या है? 0। ऑप्शन नंबर 1 सही है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटॉन की गतिज ऊर्जा। घ नंबर, फोटॉन की क्या कह रहा है? फोटॉन की गतिज ऊर्जा, गतिज द्रव्यमान का सूत्र है। गतिज द्रव्यमान का सूत्र है। देखिए बच्चों फोटॉन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र है। तो देखिए
जब यहाँ पर फोटॉन की ऊर्जा आती है वो बंडलों के रूप में आती है, चूंकि हमें पता है फोटॉन ऊर्जा बंडलों के रूप में आती है और फोटॉन की ऊर्जा होती है, बात समझें, फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा होती है E बराबर एच न्यू, क्या होती है, E बराबर एच न्यू होती है। और यही फोटॉन ऊर्जा जब कोई कण चलता है तो उसका द्रव्यमान होता है, जब कोई कण गमन करता है तो उसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान के साथ साथ उस कण का वेग भी होता है। और वहां पर प्रकाश की चाल देखिए, जब कोई ये कण है और ये कण चल रहा है, गतिमान कर रहा है, तो इसका द्रव्यमान m होगा, और ये किस में चल रहा है, वायु में चल रहा है, तो इसकी वायु की चाल c, तो इसका सूत्र होता है, इसका जो ऊर्जा होती है E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर। तो दोनों ये ऊर्जा ये इक्वल कर देंगे तो h न्यू बराबर क्या होगा, mc स्क्वायर, h न्यू बराबर क्या होगा, mc स्क्वायर। अब देखें हमें m निकालना, तो m बराबर क्या हो जाएगा, h न्यू अपान c स्क्वायर, एच न्यू अपान सी स्क्वायर। और बच्चों चूंकि न्यू बराबर हमें पता है सी अपान लैम्डा होता है, न्यू बराबर क्या होता है, सी अपान लैम्डा, तो हमारे पास एच सी अपान लैम्डा और सी स्क्वायर से सी कैंसिल हो गया, तो एम बराबर क्या है, एच अपान लैम्डा सी, एच अपान लैम्डा सी, यही हमारा आंसर है। फोटॉन की गतिज ऊर्जा का द्रव्यमान कितना होता है, एच अपान लैम्डा सी। और एक क्वेश्चन और इसी में सुन लो कि फोटॉन की विरामावस्था में जो द्रव्यमान m बराबर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। फोटॉन विरामावस्था में द्रव्यमान कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है। और फोटॉन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, m बराबर h अपान लैम्डा सी, m बराबर h अपान लैम्डा सी। ये याद रखिए बच्चों, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत ही जबरदस्त क्लास होगी, आपको ऐसे ही पूरी फिजिक्स का अनसॉल्व पेपर कराया जाएगा। और कमेंट्स भी करिए, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है उसमें कमेंट्स भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में, पहला नंबर है हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, है। देखिए, जो हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, इसको कैसे निकालते हैं, बोर के द्वितीय नियम से। बोर ने अपने द्वितीय नियम में बताया, बोर साइंटिस्ट हैं, बोर ने अपने द्वितीय नियम में बताया जो कोणीय संवेग होता है MBR, वो होता है NH अपान 2 पाई, NH अपान किसके बराबर होता है, NH अपान 2 पाई के बराबर होता है। यानी जो कोणीय संवेग का फार्मूला है वो MBR बराबर होता है NH अपान 2 पाई। अब देखो इसने कहा परमाणु मूल ऊर्जा स्तर, यानी जो N है वो ऊर्जा स्तर को बताता है, मूल ऊर्जा स्तर की बात करेगा तो N बराबर 1 होगा, तो N बराबर 1 रख दो, तो कोणीय संवेग N की जगह 1 इंटू H अपान 2 पाई हो जाएगा, तो क्या आ गया H अपान 2 पाई, कितना होता है बच्चों, H अपान 2 पाई। कोणीय संवेग को MBR बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
MBR बोलते हैं। तो HN का मान 1 होगा, क्यों? क्योंकि मूल ऊर्जा स्तर बोला पहली कक्षा, क्या बोला? पहली कक्षा, इसलिए ये इसका ऑप्शन होगा H/2π। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि दो लेंस जिनकी शक्तियां 4 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर है, संपर्क में रखें। संयुक्त लेंस की शक्ति है, संयुक्त लेंस की शक्ति है, संयुक्त लेंस की शक्ति है। दो लेंस जिनकी शक्तियां 4 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर है, संपर्क में रखें, संयुक्त लेंस की शक्ति है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले लेंस की शक्ति P1 बराबर कितना दिया? 4 डायोप्टर, और दूसरे लेंस की शक्ति P2 बराबर -2 डायोप्टर। कह रहा है संपर्क में रखें संयुक्त लेंस की शक्ति, तो P बराबर होता है P1 प्लस P2। P1 का मान 4 डायोप्टर प्लस -2 डायोप्टर, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 4 से 2 गया, कितना आया? 2 डायोप्टर। संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी आ गई? 2 डायोप्टर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास खंड आ के क्वेश्चन थे, खंड आ के क्वेश्चन 1-1 नंबर के। अब हम लोग देखेंगे खंड बा। क्या देखेंगे? खंड बा। देखिए खंड बा का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है वो हमारे पास क्या है बच्चों? खंड बा का पहला क्वेश्चन देखिए, खंड बा का पहला क्वेश्चन। खंड बा का पहला क्वेश्चन कह रहा है ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। ठोसों में दूसरे का क्वेश्चन, ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। बच्चों देखिए समझते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। तो देखिए हमारे पास जो ठोस होता है उसमें कितने प्रकार के ऊर्जा बैंड होते हैं? हमारे पास जो ठोस होता है उसमें कितने प्रकार के ऊर्जा बैंड होते हैं, ये देखते हैं। हमारे पास जो ठोस होता है उसमें कितने प्रकार के ऊर्जा बैंड होते हैं? 2 प्रकार के ऊर्जा बैंड होते हैं। एक यहाँ पर होता है ईवी, जिसको बोलते हैं चालन ऊर्जा बैंड, चालन बैंड है ना, क्या बोलते हैं? चालन बैंड। ये होता है। एक होता है ईसी, जिसे बोलते हैं संयोजी बैंड, संयोजी बैंड है ना, संयोजी बैंड। दूसरा यहाँ पर जो होता है एक, वो ईजी होता है, लेकिन ये क्या होता है? वर्जित बैंड होता है, ये वर्जित बैंड होता है। चालन में 2 ही प्रकार के बैंड होते हैं, ईवी चालन बैंड और इसी क्या होता है? संयोजी बैंड होता है।
Eg ये वर्जित बैंड होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। हमारे पास कितने प्रकार के बैंड होते हैं? ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड के नाम चालन बैंड और संयोजी बैंड। चालन बैंड और संयोजी बैंड ये ठोसों में उपस्थित इनके ऊर्जा बैंडों के नाम है। इसको ईबी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ईसी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लास को शेयर करिए बच्चों, क्लास को शेयर करिए, और अगर प्रतिदिन आपको क्लास चाहिए तो लाइक भी करिए और कमेंट्स भी करिए। अगर आपको प्रतिदिन अनसॉल्व्ड पेपर चाहिए तो कमेंट्स करिए। अगला क्वेश्चन है दूसरे का ख नंबर, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? बच्चों सबसे पहले समझिए कि रेडियो एक्टिव की अर्ध आयु से क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ ही क्या होते हैं, फिर हम समझेंगे उसकी अर्ध आयु से क्या तात्पर्य है। हमारे पास क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु से क्या तात्पर्य है, तो समझो रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं वो समझिए। कुछ पदार्थ जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उसमें होते हैं कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जिसमें स्वतः ही क्या होता है, किरणें उत्पन्न होती हैं, जिसमें स्वतः ही दृश्य किरणें उत्पन्न होती हैं। जैसे यहाँ से अल्फा किरणें और गामा बीटा किरणें स्वतः ही निकलती हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें कुछ समय के पश्चात, कुछ समय के अंतराल में स्वतः ही किरणों का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। स्वतः ही किरणों का उत्सर्जन होता है। ऐसे पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। बच्चों रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें कुछ किरणों का कुछ समय अंतराल के पश्चात जो समय अंतराल होता है उसके पश्चात दृश्य किरणें उत्पन्न होते हैं। कौन सी दृश्य किरणें उत्पन्न? जैसे अल्फा किरणें निकलती है, बीटा किरणें निकलती हैं। ऐसे ही पदार्थों को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अर्ध आयु काल क्या है। बच्चों कह रहा है कि अर्ध आयु काल का, अर्ध आयु काल वह समय होता है जिसके अपघटित नाभिकों की संख्या। अर्ध आयु काल क्या होता है? वह समय होता है, अर्ध आयु काल का वह समय होता है जिसके अपघटित नाभिकों की संख्या अपने मूल नाभिकों की संख्या की आधी हो जाती है। देखो हमने कहा अर्ध आयु काल वह समय होता है, इधर समझिए, अर्ध आयु काल वह समय होता है जिसके अपघटित नाभिकों की संख्या अपने मूल नाभिकों की आधी होती है। देखो अर्ध आयु काल वह समय होता है जिसके अपघटित नाभिकों की संख्या, जो अभिघटन के पश्चात जब इसमें रेडिएशन नहीं हो रहा था, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है जब उसमें रेडिएशन नहीं हो रहा था, वो मूल नाभिक हुआ उसकी आधी संख्या होती है किसकी? जो अपघटित पदार्थ हुए हैं। जैसे अब
अल्फा कण का अपघटन हुआ तो उसकी जो संख्या, उसका जो नाभिक, उसकी जो अर्धायु काल होगी वो आधी होगी किसकी, मूल नाभिक की। किसकी होगी, मूल नाभिक की। तो इसे कहते हैं अर्ध आयु काल। इसे क्या कहते हैं, अर्ध आयु काल। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। हमने कहा कि अर्ध आयु काल से क्या तात्पर्य, अर्ध आयु काल वह समय होता है जिसके अपघटित नाभिकों की संख्या, जिसके अपघटित नाभिकों की संख्या अपने मूल नाभिकों की आधी होती है, अपने मूल नाभिकों की आधी होती है, मूल नाभिकों की संख्या की आधी होती है। क्या बोलोगे, मूल नाभिकों की संख्या की आधी होती है, मूल नाभिकों की संख्या की आधी होती है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु गा नंबर, दूसरे का गा, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु, अर्धायु 693 वर्ष है। इसका 6 स्थिरांक ज्ञात कीजिए। इसका 6 स्थिरांक ज्ञात कीजिए। इसका 6 स्थिरांक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु, बच्चों रेडियो एक्टिव, देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु, अर्ध आयु कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल टी बराबर दिया 693 वर्ष। कितना दिया, 693 वर्ष। और 6 स्थिरांक को, 6 स्थिरांक, जो 6 स्थिरांक होता है वो लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क होता है। 6 स्थिरांक लैम्डा बराबर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। अब हमारा सूत्र होता है अर्ध आयु काल टी बराबर 0.693 अपान लैम्डा, ये इसका सूत्र होता है। तो देखिए लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर 0.693 बटे टी। तो लैम्डा बराबर हमारे पास आ जाएगा 0.693 बटे 693, ये कैंसिल हो गया। तो लैम्डा बराबर क्या है, 0.001 प्रति वर्ष। क्या होगा इसका मतलब, प्रति वर्ष। ये हमारा इसका आंसर है। लैम्डा बराबर 0.001 प्रति वर्ष। रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु को टी से प्रदर्शित करते हैं, 693 वर्ष। और 6 स्थिरांक लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क, टी बराबर होता है सूत्र 0.693 बटे लैम्डा। हमें लैम्डा बराबर निकालना, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, इसको नोट करिए। बच्चों क्लास को अंत तक देखते रहिए, बहुत ही जबरदस्त क्लास होगी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे का घा नंबर क्वेश्चन है। एक चालक से, क्वेश्चन में कह रहा एक चालक से 50 वोल्ट पर
50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर 2 मिली एम्पियर तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर की धारा बहती है चालक ओमी है अथवा अनोमी है। गणना द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। गणना द्वारा स्पष्ट कीजिए। पहला, एक चालक से 5 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर की धारा तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर की धारा बहती है। अब आपको बताना है कि जो चालक है वो ओमी है या अनोमी है। तो सबसे पहले बच्चों हमें तभी पता चलेगा कि चालक ओमी है या अनोमी है, कि ओमी चालक क्या होता है, अनोमी चालक क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन को बाद में लगाएंगे। सबसे पहले देखिए ओमी चालक क्या होता है। ओमी चालक बच्चों, ओमी चालक ऐसे चालक होते हैं जिसमें ओम का नियम लागू होता है। ओमी चालक ओम के नियम का पालन करते हैं। यानी कह सकते हैं ओम का नियम होता क्या, बी प्रोपोर्शनल आई होता है। जो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो B इक्वल टू हो जाएगा IR, यहां से प्रोपोर्शनल हटाएंगे R आएगा, तो इसका जो प्रतिरोध होता है V अपान I होगा। यानी ओमी चालक में क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है वो कांस्टेंट होता है, वो बराबर निकलना चाहिए। जब भी आप किसी भी वस्तु की तुलना करेंगे, अगर ओमी चालक में प्रतिरोध बराबर आ गया है ना, विभव प्रतिरोध बराबर आ गया तो वो ओमी चालक होगा, अन्यथा प्रतिरोध बराबर नहीं आया तो वो अनोमी चालक होगा। अब पता चल गया कि अनओमी चालक क्या होता। अनओमी चालक क्या होते हैं। अनोमी चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनोमी चालक कहलाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या कह रहा है, 50 वोल्ट पर एक चालक से 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर की है ना, चालक पर जो V दिया है विभव वो कितना दिया 50 वोल्ट और धारा I कितनी बह रही है 2 मिली एम्पियर। मिली हटाएंगे 10 की पावर -3 का गुणा करेंगे, मिली हटाते हैं 10 की पावर -3, तो इसका प्रतिरोध निकालते हैं। R बराबर क्या होगा V अपान I, तो यहां हो जाएगा कितना 50 बटे 2 इंटू 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा 25, तो यहाँ हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर +3, ये आया R। और फिर लिखेंगे जब हमारा विभव V बराबर 60 वोल्ट हो जाता है, कितना हो जाता है 60 वोल्ट, तो उसमें धारा कितनी बहने लगती है 3 मिली एम्पियर, तो I बराबर कितना हो जाता है 3 मिली एम्पियर है ना। मिली हटाएंगे 10 की पावर -3
है ना, मिली हटाते हैं 10 की पावर -3, तो यहां से हम प्रतिरोध निकालेंगे तो ये R माना, इसको R डैश मान लो, तो R डैश बराबर हो जाएगा V/I, तो यहाँ आ जाएगा 60/3 इंटू 10 की पावर -3, 20 × 60 यानी 20 इंटू 10 की पावर -3 ओम, ये R डैश आया। क्या बच्चों R डैश के बराबर है? अगर R डैश के बराबर आता तो ओमी चालक होता, आप इसलिए यहां लिख देंगे चूंकि R इज इक्वल नॉट R डैश देखिए बराबर नहीं है, अतः चालक अनओमी है, क्योंकि ये ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा, अतः चालक अनओमी है, अनओमी है। कैसा अनओमी है? क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिरोध बराबर नहीं आ रहा। अगर प्रतिरोध बराबर आता है तो चालक ओमी होता है, अगर प्रतिरोध बराबर नहीं आता है तो चालक कैसा आता है? अनओमी होता है। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक दिक्पात कोण से क्या तात्पर्य है? देखिए दूसरे का रा नंबर हमारे पास है कि दिक्पात कोण से क्या तात्पर्य है? दिक्पात कोण से क्या तात्पर्य है? देखिए बच्चों दिक्पात कोण से क्या तात्पर्य है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो देखिए हमारा दिक्पात कोण होता क्या है? दिक्पात कोण की परिभाषा है किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण की स्थिति को दिक्पात कोण कहते हैं। किसी स्थान पर क्या बोलेंगे? आंसर क्या है? किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय क्या बोलेंगे बच्चों? चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। दिक्पात कोण कहते हैं। देखिए दिक्पात कोण क्या होता है? किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। बोलिए बच्चों, याद करिए, किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर या चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर या भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। बच्चों क्लास को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए, कमेंट्स करिए, ताकि आपको डेली क्वेश्चन मिलते रहे अनसॉल्व पेपर के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।